आज दोस्तों ऐसी एक कंपनी के ऊपर बात करूंगा जो रिटेल निवेशकों के बीच बहुत ज्यादा मैं कहूंगा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो रिटेल निवेशक उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से उसका आईपीओ आया है तब से वो अपने उस प्राइस तक को नहीं टच किया है दोस्तों। टच तो किया है, ये कहना गलत हो, क्योंकि टच नहीं किया है, बट तब उस जो प्राइस था आईपीओ का उसे भी अच्छे से नहीं तोड़ के आया है दोस्तों। और अभी तक आईपीओ प्राइस से नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन रिटेल निवेशक उससे आज भी इतने होपफुल हैं, उनको लगता है कि ये शेयर कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि लोगों को पता ही नहीं है उसका एक्चुअल बिजनेस क्या है। ठीक है, बात करेंगे इस शेयर के ऊपर, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आपके साथ आज मैं बात करूंगा आईआरएफसी शेयर के ऊपर। दोस्तों शुरुआत से पहले मैं बता दूं, मेरा मेन जो मकसद है इस चैनल को चलाने का वो ये है कि जिस कंपनी में रिटेल निवेशक निवेश करते हैं उस कंपनी को समझें, जाने कि उनकी क्या चैलेंजेस हैं, समझे क्या वो उस रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करते हैं जो वो शेयर की रिक्वायरमेंट है, प्लस उसके चैलेंजेस क्या हैं, और जो आने वाला साल है उसमें इस शेयर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, और क्या आने वाले समय में वो मल्टीबैगर स्टॉक रिटर्न दे सकता है अपने निवेशकों को। इन सब चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आज का विषय है दोस्तों आईआरएफसी। देखिए, आईआरएफसी में कईयों को ये लगता है कि ये स्टॉक एक ऐसा है कि जो भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ये फंड करता है। देखिए दोस्तों, ये बातें मैं कहूंगा सच भी है, लेकिन कहीं हद तक सच नहीं है। क्योंकि जहां तक फंडिंग की बात है, अपनी जो इसके पास जो एयूएम है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इनके पास जो भी टोटल रुपए है उसका लगभग केवल दोस्तों ये 2 से 2.25% ही यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिएगा, केवल 2 से 2.25% ही यूज करता है फंड करने के लिए जो रेलवे के जितने ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी का दोस्तों, बाकी का 97 to 98% के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो जाती है दोस्तों वो उनके पास जो भी इनके पास रहता है वो लीजिंग बिजनेस में लगाते हैं दोस्तों। यानी जो रेलवेज हैं उन्हें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बड़े बड़े रोलिंग टायर्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उन्हें ये दोस्तों रेलवे को लीज पे देता है। और ये लीज दोस्तों 25 से 30 साल की रहती है। ठीक है, तो आप समझें कि ये बात कहना सही होगा कि हाँ, आईआरएफसी रेलवेज के फंड जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इन्होंने जो बनाना चाहती है रेलवे उसको फंड करने के लिए पैसा तो देते हैं, लेकिन वो अपने पूरे एसेट का केवल 2 से 2.25% ही यूज करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको पूरे नंबर्स में नहीं लेके जाऊंगा कि भाई इसका 2,000 करोड़ या 25,000 करोड़ जो भी इनका रहता है, क्योंकि हमें एज ए निवेशक हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बिजनेस का मॉडल क्या है। बाकी दोस्तों, अगर आपको नंबर्स देखने रहते हैं तो मैं एक वेबसाइट की लिंक डालूंगा, आप वहां जा करके दोस्तों नंबर्स को देख सकते हैं। मेरा मकसद यहां आपको नंबर से बोर करना नहीं होता, आपको बताना यह है कि आप जिस जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो आप उसका पहले बिजनेस समझें। आप समझें कि वो बिजनेस क्या कर रही है और क्या वाकई में जो स्टोरी आपको बताई जा रही है क्या ओरिजिनली वो स्टोरी है। तो देखिए, केवल 2% ये किसका यूज किया दोस्तों, अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का। केवल और केवल 2% भारत सरकार की जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट है उसे फंड करने में। बाकी लगभग 98% फंड दोस्तों उनके पास कहां से आया, वो आया दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कहां से आता है, बट 98% जो उनके पास फंड है वो जो सरकार को लीज देने के लिए जो भी मशीनरी लगती है, जो ट्रांसपोर्टेड टायर लगते हैं, जिसे कहते हैं रोलिंग लीज, जो भी बिजनेस होता है इनका लीजिंग बिजनेस, उससे आता है दोस्तों। आगे, अब ये तो बात हो गई कि भैया हमने दे दिए पैसे आपको, लेकिन हमारे पास पैसे कहां से आए, आईआरएफसी के पास पैसे आए कहां से। और कईयों का ये भी कंसर्न रहता है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के दोस्तों इनके पास जो है कर्जा है कंपनी के पास। तो भाई क्या ऐसी कंपनी निवेश करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, इस कंपनी के पास 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है, यह बात एकदम सच है। लेकिन आप समझिए, ये एक फाइनेंस कंपनी दोस्तों, जब तक ये सामने वाले से कर्जा लेगी नहीं तो ये कर्जा देगी कैसे। अगर आपको, और यही सबसे बेहतरीन मुझे लगता है दोस्तों आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल, अपने तरफ से बिना 1 रुपए लगाए ये इतना बड़ा, इतना मैं कहूंगा इतना जबरदस्त बिजनेस चला रहे हैं दोस्तों। कंसर्न भी है, सिर्फ सब कुछ हरा नहीं होता दोस्तों, कुछ कंसर्न भी इस शेयर के साथ।
आपके साथ आगे चर्चा करूंगा, बट थोड़ा आपको इसका मॉडल समझाता हूं। देखिए, आईआरएफसी क्या करता है, पहले अपने बॉन्ड्स के थ्रू, टैक्सेबल बॉन्ड हो गए, नॉन टैक्सेबल बॉन्ड्स हो गए, आप देख लिए ग्रीन बॉन्ड से इशू करते हैं। और दोस्तों प्लस जो आपने सुना होगा, जो कई बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स के नाम सुने होंगे, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, और ऐसे कई बड़े बड़े बैंक्स और होते हैं दोस्तों, जहां से ये बॉन्ड रिलीज करके पैसे उठाते हैं दोस्तों, जहां से पैसा लेते हैं कर्जे के रूप में। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कर्जा लेना ये उतना इजी नहीं होता दोस्तों। आप समझिए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे पैसा लेना हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन आईआरएफसी को मिलता है कर्जा विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसके पास है दोस्तों गवर्नमेंट की बैकिंग। सामने वाली कंपनी जो भी इन्हें कर्जा देती है, उन्हें यह चीज पता होती है कि ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास है गवर्नमेंट की बैकिंग। ठीक, ये हो गया भाई। इन्होंने पैसा उठाया मार्केट से, बॉन्ड इशू करके, रुपए नोट इशू करके, ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके इन्होंने पैसा उठाया। फिर उस पैसे से उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने लीजिंग बिजनेस में पैसे लगाए और ये सरकार को इन्होंने लीज दिया, जो भी है 30 साल के लिए, जो भी इनको मशीनरी लगी सरकार को, जो भी चीजें यूज हुई, इन्होंने उन्हें पैसे दिए। फिर बाकी जो 2-2.5% इनके पास एसेट है, वो सरकार को लोन दिया एज अ लोन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आईआरएफसी का बिजनेस एक्चुअली में जो एक सबसे बड़ा चंक आता है, वो लीजिंग बिजनेस से आता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पैसे देने से। तो अब आप मुझे बताइए कि आईआरएफसी को एज अ, जब भी आप सुनते होंगे कईयों से, और काफी मुझे लगता है रिटेल निवेशकों में दोस्तों मैं भी एक था, मुझे भी अक्सर ये लगता था कि आईआरएफसी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, या उसका जो ओरिजिनल बिजनेस है, वो यही है। और ये मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले काफी समय से दोस्तों एक न्यूज चल रही थी कि कोल इंडिया कुछ 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी दोस्तों, किसमें, इंडियन रेलवेज में, खुद की दोस्तों लाइन बनाने के लिए। किस चीज की? रेलवे लाइन, ताकि जो उनका कोयला है वो ट्रांसफर कर सके। और कईयों के बीच ये रिपोर्ट आने लगी कि भाई इसके बाद आईआरएफसी भागेगा, आईआरएफसी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ऐसा है दोस्तों, देखिए कोल इंडिया, उसके बाद जब न्यूज आई, आप अगर पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छी दोस्तों प्रोवर्ब है, दैट डेविल इन द डिटेल। अक्सर डिटेल में हमें जाना चाहिए, और रिटेल निवेशक को तो खास करके, क्योंकि दोस्तों देखिए डिटेल ही हमें सबसे ज्यादा बचाती है। क्योंकि हमें, हमारे पास कोई भी जब न्यूज आती है ना दोस्तों, जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद हम तक आती है चीजें। इसलिए जब भी कोई न्यूज को पढ़ें, उसकी डिटेल में जाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप उससे स्पेकुलेशन लगा सकें और समझ सकें कि इसका आने वाले समय में क्या असर हो सकता है दोस्तों। ठीक, और आईआरएफसी दोस्तों देखिए काफी एक डिफेंसिव स्टॉक भी है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, 4-4.5% डिविडेंड भी है दोस्तों। और कई रिटेल निवेशक इसलिए इसमें पैसा लगाए हुए हैं कि उन्हें लगता है ये बहुत जबरदस्त रिटर्न देगा। दोस्तों सबसे पहली बात, इसको रिटर्न को लेकर के मैं एक बात में तो आश्वस्त हूं कि एक डिसेंट रिटर्न देगा, लेकिन मल्टीबैगर मुझे नहीं लगता दोस्तों। गवर्नमेंट जिस तरह से लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप यकीन मानिए आने वाले 3 से 4 सालों में अगर प्राइवेट लेंडर्स है उनके लिए भी ये चीजें खुल गई दोस्तों, प्लस सरकार बोली कि इनके लीजिंग बिजनेस में भी जो बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे भी हम ले सकते हैं, एक अल्ट्रा शॉक के दौर से गुजरेगा दोस्तों। कौन? आईआरएफसी। प्लस नियर शॉर्ट टर्म में दोस्तों गवर्नमेंट की स्टेक 86% है इसमें, जिसको इसको घटाना पड़ेगा गवर्नमेंट आने वाले 1 से 2 सालों में, और तब तक ये शेयर अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा दोस्तों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता इससे आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन आपको एक रैशनल रखना चाहिए दोस्तों। कोई ये मल्टी फोल्ड रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न बिल्कुल नहीं कमा के देगा, खासकर आने वाले 2 से 3 सालों में। हाँ, ये डिफेंसिव स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में आप इसलिए रखना चाहते हैं कि मार्केट की जब कोई भी भयंकर गिरावट आए तो उसमें आप एक अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकें, तो इसके लिए आप बिल्कुल डाल सकते हैं शेयर को। लेकिन ये उम्मीद रखना कि ये आपको 50-60% आने वाले 100% आने वाले 3 से 4 सालों में देगा, तो ये करेंटली मुझे विजिबिलिटी नहीं लगती दोस्तों। अगर आगे चल के आईआरएफसी के जो मैनेजमेंट है वो कुछ और प्लान करती है कि ये सोचती है कि भाई हम किसी और बिजनेस में जाएंगे क्योंकि हमें ग्रो करना है, लेकिन समझिए ये होना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त एग्रेसिव नहीं होती जितने प्राइवेट होती हैं। इसीलिए मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करता हूं कि एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी में निवेश करने के लिए।
हाँ, उसमें रिस्क रहता है, आई नो दैट, बट दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमने यहाँ रिटर्न कमाने आए हैं। इसीलिए निवेश से पहले बिजनेस समझिए, मैनेजमेंट को समझिए, उसके बाद उस रिस्क उस शेयर के साथ जो जुड़ी हुई है उसे समझिए, और एक फेयर प्राइस में एंट्री करने की सोचिए। मुझे आईआरएफसी पर्सनली मैं आपसे बात करूं, क्योंकि देखिए मुझे 20-19 रुपए के आसपास ही शेयर अच्छा लगता है, भले इसका 52 वीक लो मैं बता दूं, मेरे ख्याल से 20 रुपए और 55 पैसे के आसपास था दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैं प्राइस की इशू की ज्यादा आपके साथ चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर की जो वीडियोस बनाता हूं, ना कि ट्रेडिंग बेसिस। जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, मैंने आपके साथ बताई, कर्जे के बारे में बताया, इसके बिजनेस मॉडल को बताया, जो रैशनल जो इश्यूज है आने वाले समय में, इसके साथ रिस्क क्या क्या जुड़े हुए हैं, ये सब आपके साथ मैंने चर्चा की। अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं दोस्तों देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ हर रोज लाता रहूंगा। आप यहां तक जुड़े रहें मुझसे। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे से जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, मैं जिस तरह से अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देने में कुछ मैं गलतियां कर रहा हूं, तो फील फ्री होकर जरूर बताइएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी स्टॉक पे आपको जानना है, किसी स्टॉक में आपको पूरी एनालिसिस करनी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक जुड़े धन्यवाद। जय हिंद।